तो दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहे। वंदे भारत ट्रेन से वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के साथ मुलाकात वो करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंच रहे हैं। वंदे भारत से वो दिल्ली पहुंचेंगे। तो दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। वंदे भारत ट्रेन से दिल्ली वो पहुंच रहे हैं। पार्टी के कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात नायब सिंह सैनी करेंगे। तो विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी नायब सिंह सैनी करने वाले हैं। तो वंदे भारत ट्रेन से दिल्ली नायब सिंह सैनी पहुंच रहे हैं। तो पार्टी के कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात नायब सिंह सैनी करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंच रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन से वो दिल्ली पहुंचेंगे। पार्टी के कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात वो करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शिखा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिखा, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? नायब सिंह सैनी फिर से दिल्ली दौरे पर हैं और वंदे भारत ट्रेन से वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, हम सब जानते हैं कि सरकार सीएम जो है वो लगातार अब पिछले काफी दिनों से दिल्ली के दौरे पर लगातार जा रहे हैं। यानी ये उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कोई बड़ी घोषणा जो है वो हरियाणा सरकार की तरफ से की जा सकती है। और जैसे हम लगातार देख भी रहे हैं कि लगातार तबादले भी हो रहे हैं, नई नई योजनाएं जो है वो जनता को दी जा रही है और नई नई सीएम जो है लगातार अलग अलग जनता के लिए नए नए काम जो है वो कर रहे हैं। तो आने वाले समय में किस तरह से और जनता के बीच में जाया जाए और कैसे विधानसभा चुनाव के लिए कोई पूरा बनाया जाए कि कब क्या करना है, उसको लेकर लगातार सीएम तो दिल्ली जा रहे हैं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी कर रहे हैं। शिखा, वहीं अगर बात की जाए, जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि नायब सिंह सैनी कई बार दिल्ली का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं और जो ये बड़ी सौगात वंदे भारत की दी गई है, ऐसे में नायब सिंह सैनी भी उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और दिल्ली वो पहुंचेंगे। कई दिग्गज नेताओं के साथ उनकी मुलाकात भी प्रस्तावित है। कौन कौन से नेताओं से वो मुलाकात करेंगे, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है। ऐसे में नायब सिंह सैनी का दिल्ली जाना और लगातार बड़े दिग्गज नेताओं के साथ मुलाकात करना कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। जी देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है कि हरियाणा के सीएम जो है वो ट्रेन से दिल्ली आ रहे हैं। जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री सीएम हुआ करते थे वो भी कई बार ट्रेन से सफर जो है वो किया करते थे। उनका ये मानना था कि एक ही ऐसा माध्यम होता है जब आप जनता के बीच में जुड़ भी पाते हैं और जब आप ट्रेन से सफर करते हैं आप जनता के बीच में रह के उनकी समस्याएं जो है वो भी जान पाते हैं। कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो लगातार ट्रेन से हरियाणा की जनता जो है वो सफर कर रही होती है। सबसे बड़ी और कहीं ना कहीं समय जो है वो भी बचता है। और सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करना इससे भी जरूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सी योजनाएं जो है जो जनता को देनी होती है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो रोड से रिलेटेड हो, चाहे वो पानी से रिलेटेड हो। तो ये सारी ऐसी जो है पहले वहां से पास कराया जाएगा, फिर जनता को सौगात जो है वो दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं लगातार सीएम जो है वो वहाँ के केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हैं और जब उनकी योजनाएं वहां से पास होती है फिर जनता को वो योजनाएं जो है शुरू दी जाती हैं। और अब जैसे विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं तो लगातार केंद्रीय मंत्री जो है उनके दौरे जो है वो हरियाणा में शुरू हो जाएंगे। कब किस दिन कौन सा मंत्री जो है कहाँ जाएगा, कब उनकी कहाँ की रैली होगी, तो उसका भी कार्यकाल जो है एक सूची जो है तैयार की जाएगी। शिखा, वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के साथ आज सीएम सैनी की मुलाकात यहां पर होनी है, कई तरह की परियोजनाओं, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में जिस तरीके से तमाम परियोजनाएं यहां पर नायब सिंह सैनी के सत्ता में आते ही चलाई जा रही हैं, लोगों की भलाई के लिए लगातार प्रयासरत है नायब सिंह सैनी। एक के बाद एक ऐसी योजनाएं यहां पर चलाई जा रही हैं जिससे कि हरियाणा में जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है उसकी भरपाई यहां पर की जा सके, क्योंकि लोकसभा चुनाव का परिणाम हम सब ने देखा। ऐसे में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगातार जो आला कमान है वो भी जुटा हुआ है। नायब सिंह सैनी भी पुरजोर कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार दिल्ली दौरे भी यहाँ पर हो रहे हैं, कई महत्वपूर्ण निर्णय भी यहाँ पर लिए जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को अगर जोड़कर देखा जाए तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव में कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुँच सकता है? देखिए, अगर बात करें लोकसभा चुनाव की तो उस समय जो नुकसान हुआ था उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी जो थी वो सक्रिय हो गई थी।
वो लगातार इस बात पे एक लिस्ट बनाई जा रही थी। कहते इस बात को देखा जा रहा था कि कहाँ कमी रह गई और क्यों पार्टी जो है 2019 की तरह रिजल्ट जो है वो नहीं लेकर आई। तो देखा गया कि कुछ गलतियां जो है सरकार से हुई, कुछ महकमे जो थे जो सरकार से नाराज चल रहे थे। तो लगातार जब सीएम बदले तो उसके एकदम बाद ही लोकसभा चुनाव आ गए थे। नायब सैनी उस समय इतना काम नहीं कर पाए जितना वो करना चाहते थे, पर जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुए वो लगातार उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। वो जनता के बीच में जा रहे हैं, रात को 12-12 बजे उनके शिकायतें जो हैं वो सुन रहे हैं, लगातार सौगातें जो है वो दे रहे हैं वो, और वो हर कार्य कर रहे हैं जो हरियाणा की जनता जो चाहती है वो आने वाले समय में हो। चाहे वो पंचायत के लोग वो नाराज चल रहे थे, उनको उनकी नाराजगी जो है दूर की गई। टीचर्स और उनकी जो पोस्टिंग होनी चाहिए थी वो की गई। तो अब हम जैसे जनता के बीच में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। चलिए शिखा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी के जातीय जनगणना वाले बयान पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते जिससे समाज और देश को नुकसान हो। जाति जनगणना को लेकर सरकार अपने तरीके से काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश में 3 जातियां हैं। एक जाति गरीब की है, एक जाति महिलाओं की है, एक जाति किसान की है। जब गरीब का विकास हो जाएगा तो अपने आप भारत विकसित देश बन जाएगा। इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। पहले राहुल गांधी अपने के अंदर जनगणना करवाए कि उनके घर में कितने लोग हैं। वो इस प्रकार की बातें लेकर के समाज को, देश को कमज़ोर करने का काम, तोड़ने का काम। राहुल गांधी कोई भी ऐसा मौका नहीं चूकते जिससे कि देश को नुकसान हो, समाज को नुकसान हो। अच्छा है जाति जनगणना वो हो और उसको लेकर के सरकार अपने तरीके से काम कर रही है। आज देश के अंदर 3 जातियाँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मेरे सामने एक जाति गरीब की है, एक जाति महिला की है, एक जाति किसान की है। ये 3 जातियाँ हमारे सामने हैं। हमने इनका उत्थान करना है, इनका विकास करना है। जब गरीब का विकास हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये विकसित भारत बनेगा। उस दिशा के अंदर हमारी। तो हरियाणा के कई जिलों में बारिश हुई है। 22 शहरों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। बारिश को लेकर हरियाणा सरकार अलर्ट मोड पर है। तो हरियाणा के मुख्य सचिव बैठक भी करेंगे। बैठक में सभी जिला उपायुक्तों से चर्चा की जाएगी। तो 22 शहरों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और भारी बारिश को लेकर हरियाणा सरकार भी अलर्ट मोड पर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हरियाणा के मुख्य सचिव बैठक करने वाले हैं। तो बैठक में सभी जिला उपायुक्तों से बारिश को लेकर चर्चा की जाएगी। क्या स्थिति है, किस तरीके से तमाम व्यवस्थाओं को करना है और लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसका भी ख्याल यहां पर रखा जाएगा और उसी को लेकर मंथन देखने को मिल रहा है। तो 22 शहरों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो अगली खबर फरीदाबाद से, जहां बारिश से नेशनल हाईवे तालाब में तब्दील हो गया। तो नेशनल हाईवे की सर्विस रोड तालाब बन गई। वाहनों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। रोड पर पानी होने से कई वाहन खराब हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लगातार हो रही बारिश से नेशनल हाईवे तालाब में तब्दील हो गया है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नेशनल हाईवे की सर्विस रोड तालाब बन गई है। तो वाहनों को जाम का सामना भी करना पड़ रहा है। तो लगातार हो रही बारिश आफत का सबब बन गई है और रोड पर पानी होने से कई वाहन खराब भी हो गए हैं। फरीदाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बारिश ने आफत खड़ी कर दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ स्थिति फरीदाबाद में देखने को मिल रही है? लगातार बारिश जारी है और नेशनल हाईवे की बात करें तो तालाब नेशनल हाईवे बन गया है। सर्विस रोड पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। कई वाहन जो हैं वो इस बारिश की वजह से खराब भी हो गए हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है? साहिल, देखिए, मैं सबसे फरीदाबाद का जो हाल से छुपा नहीं है, हर बात कार्य है वो यहाँ पर जल जवाब नहीं होगा। दावे उनके जो ही धत्ता बताते हुए बारिश चाहे 1 घंटे की पड़े चाहे आधे घंटे की, लेकिन मैं दिखाना चाहूंगा अपने पीछे की तस्वीर में, अभी भी दिखाना चाहूंगा, कल शाम की जो बारिश हुई है उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं ये
सेक्टर 12 के सबसे पॉश एरिया, जहां पर शहर के तमाम आला जो अधिकारी है, उनके दफ्तर है, उनके ऑफिसेज हैं, कोर्ट परिसर यहाँ पर है, जो शहर को साफ स्वच्छ रखने वाला एफएमडीए का ऑफिस है वो भी यहाँ पर बन रहा है। लेकिन बावजूद आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि फिलहाल का जो हाल है वो भी बद से बदतर है। गाड़ियां यहाँ पर निकलती हैं, बड़ी धीरे धीरे निकल रही है, क्योंकि चारों तरफ पानी इतना जमा हुआ है कि कहीं किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई मैनहोल, सीवर वगैरह कोई खुला हुआ ना हो। इसके अलावा साहिल मैं बताना चाहूंगा कि जो फरीदाबाद का जो नेशनल हाईवे है उसके ऊपर जो उन्होंने अधिकारियों ने बड़े बड़े जो नाले बनाए थे वो बिल्कुल नाकाफी साबित हो रहे हैं। चारों तरफ उसमें इतनी गंदगी थी, हाईवे थी, वो उसके अंदर जमा हो चुकी है। सफाई ना होने के चलते वहां पर पूरी तरीके से, मैं कहना चाहूंगा कि पूरी तरीके से वो अट चुके हैं, और अटने के बाद वहां से पानी निकासी का कोई भी साधन नहीं है, जिसका चलते पूरे जो हाईवे है, नेशनल हाईवे के साथ, ये सिर्फ एक जगह की तस्वीरें नहीं है, फरीदाबाद के जितना भी नेशनल हाईवे जो अपना 19 है, तमाम जगह पर आप ऐसी तस्वीरें देख सकते हैं। कई तस्वीरें हमने आपको दर्शकों को दिखाई भी है अपने चैनल के माध्यम से। उसके बावजूद भी अधिकारी हैं कि उसके कानों पर जू नहीं रहता। कल की जो तस्वीरें थी वो सेक्टर जो 15 थी, जहां पर उस सेक्टर के अंदर जहां पर जिले के तमाम जो आला अधिकारी है, यहाँ पर दफ्तर है, जहां पर हम खड़े हुए हैं सेक्टर 12 में, 15 सेक्टर में जहां पर तमाम आला अधिकारी रहते हैं, उसके हालात भी बद से बदतर है। नतीजा ये रहा कि रात को ही बल्लभगढ़ जो शहर है, अपने यहाँ विधानसभा है, उसके अंदर पानी इतना लबालब भर गया कि नाले का पता नहीं लगा, जिसमें गिरने से एक युवक की मौत भी हो गई। और प्रशासन और पुलिस की तरफ से मौके पर कोई उचित प्रबंध नहीं होने की वजह से उस लड़के की मौत हो गई। घर में अकेला बच्चा था, 22 से 23 उस बच्चे की उम्र थी। बावजूद इसके जो अधिकारी हैं वो किसी भी प्रकार से इस पर संज्ञान नहीं हुए। स्मार्ट सिटी का दर्जा हालांकि जो यहाँ पे दिया हुआ है, मोदी जी ने 100 स्मार्ट शहरों के अंदर फरीदाबाद की गिनती की है, काम भी हुए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन काम जो हुए हैं वो इतनी लापरवाही से हुए हैं कि उसके ऊपर अधिकारी को कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पर अधिकारी किस मिली भगत से, किस सोच के साथ काम कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है। और साहिल, सबसे बड़ी बात बता दूं कि यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बार बार शिकायत करती हैं, यहाँ के लोकल प्रशासन से शिकायत होती है, यहाँ के विधायकों से होती है, यहाँ के दो कैबिनेट मंत्री हैं, एक केंद्रीय राज्य मंत्री है, उन सबके पास तक शिकायत पहुंचती है हर जगह की, लेकिन बावजूद उनके कानों पर चूक क्यों नहीं रहती, ये सोचने वाली बात है। अच्छा सुनील, जैसे कि तस्वीरें आपने हमें दिखाई, पौष इलाके की ये तस्वीर है जहां पर लबालब सड़कें यहां पर नजर आ रही हैं। पौष इलाके का यह हाल है तो समझा जा सकता है कि बाकी के इलाकों की क्या स्थिति होगी। जानमाल का नुकसान भी यहां पर लगातार हो रहा है। और वहीं अगर मौसम विभाग की बात करें तो यहां तो रेड अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है और जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, इससे तो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में तो लोगों को और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जी साहिल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। 22 जो जिले हैं जिसमें मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है बारिश का, उसमें फरीदाबाद जिला भी शामिल है। अभी आप जो तस्वीरें मैंने पहले दिखाई थी, मैं दोबारा दिखाना चाहूंगा कैमरे के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि शहर का क्या हाल बना रखा अधिकारियों ने। यहाँ के जो नेता हैं चुनाव के समय में बड़े बड़े वादे करते हैं, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ की ग्रीन पट्टी हो, ग्रीन या सड़क हो, सारे जो मार्ग हैं वो पूरी तरीके से पानी से अटे पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात बता दो कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो किसी भी तरीके से यहाँ पर सुनने के लिए राजी नहीं है। उनसे बार बार सब गुहार लगा लेते हैं, मीडिया के माध्यम से खबर तक पहुंचती है, मीडिया उनसे सवाल जवाब करती है, उसके सवाल जवाब में एक ही रटा जवाब होता है कि जल्दी ही समस्या से समाधान कराएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी समस्या जस की तस है। और ये समस्या अब से नहीं है, ये समस्या तब से है जब से फरीदाबाद शहर बना है, गुड़गांव चलो के बना है। हालांकि पहले समस्याएं कम थी, लेकिन जब से स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई है तब से समस्याओं का जो अंबार है वो लगना बहुत ज्यादा यहाँ पर शुरू हो गया है। ठीक है, कहीं पर सीवर के ढक्कन निकले हुए हैं। जी चलिए सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में 8 IAS और 3 HCS अफसरों के तबादले किए गए। TVSN प्रसाद को मुख्य सचिव का चार्ज दिया गया है। हरियाणा भवन की अगर हम बात करें तो चीफ रेजिडेंट कमिश्नर की अतिरिक्त जिम्मेदारी यहां पर मिली है। विजिलेंस की जिम्मेदारी भी मुख्य सचिव TVSN प्रसाद देखेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विजिलेंस की जिम्मेदारी भी मुख्य सचिव TVSN प्रसाद देखेंगे। चंडीगढ़ में 8 IAS और 3 HCS अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो TVSN प्रसाद को मुख्य सचिव का चार्ज सौंप दिया गया है। तो अगली खबर भी चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा विधानसभा में तीज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो विधानसभा में काम कर रही महिलाओं के लिए खास कार्यक्रम रखा गया। विधानसभा स्पीकर ने महिलाओं के लिए खास कार्यक्रम रखा था।
तो तीज को लेकर महिलाओं के लिए ये खास कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया। विधानसभा में काम कर रही महिलाओं के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विधानसभा स्पीकर ने महिलाओं के लिए खास तौर पर इस कार्यक्रम का आयोजन कराया। तो हरियाणा विधानसभा में तीज का कार्यक्रम रखा गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उधर कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा की तैयारी को लेकर कुरुक्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्राह्मण धर्मशाला में बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा सहित कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि मौजूद भाजपा सरकार को लगभग 10 साल हो चुके हैं, लेकिन कोई भी विकास के कार्य भाजपा सरकार ने नहीं किए हैं। कांग्रेस ने हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकाली तो भाजपा सरकार आज भी मौन रहकर जनता के सवालों से बचना चाह रही है। वहीं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने आगे कहा कि आवारा पशु के कारण आज सड़कों पर चल रहे लोग चोटिल भी हो रहे हैं। सरकार से सवाल पूछे गए, हरियाणा मांगे जवाब। उसकी कड़ी में हमारे लोकसभा सांसद भूपेंद्र हुड्डा जी जगह जगह जाकर पद यात्रा करके सरकार से जवाब मांग रहे हैं। और 9 अगस्त के ऐतिहासिक दिन, जिस दिन गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, उस दिन भूपेंद्र हुड्डा जी कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में आएंगे और जाट धर्मशाला से हम 5 बजे पैदल मार्च करते हुए बाजार से होते हुए वहां पर जाएंगे और लगातार अलग अलग संस्थाओं से उनका स्वागत किया जाएगा और सरकार से जवाब मांगेंगे। मैं स्वयं आपको निमंत्रण देता हूं कि आप स्वयं उस दिन देखेंगे कि पूरा थानेसर हल्का उस दिन पार्टी को भी, दूसरी पार्टियों को भी छोड़ के लोग उसमें शामिल। क्या रूट जाट धर्मशाला सिंह के रोटरी चौक तक बाजार से होते हम लोगों का मिलते वहां से जनता से अपील करेंगे कि जनता, क्योंकि सरकार बनाती है और सरकार बनाने वाले लोगों का सरकार से अधिकार है जवाब मांगने का। जनता उनसे ये जवाब मांगे कि आज हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा देश में बेरोजगारी क्यों, आज हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगाई क्यों, आज हरियाणा प्रदेश में पंजाब से भी ज्यादा नशा हरियाणा प्रदेश में क्यों, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा अपराध क्यों बढ़ा, आज हरियाणा प्रदेश के किसानों पे क्यों लाठियां चलाई गई, हरियाणा प्रदेश के ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने वाले कर्मचारियों पे क्यों लाठियां बरसाई गई, हरियाणा प्रदेश के हमारे सरपंचों के अधिकारों पे कटौती करके उन पे क्यों लाठियां चलाई गई।